3 दिन थे जिनमें 3 वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े हमने दुनिया भर में देखे। जापान में भी रिज़ाइन करना पड़ा वज़ीर आज़म को, फ्रांस में भी हमने देखा कि इस्तीफ़ा आया, वज़ीर आज़म रुखसत हुए। और इसके अलावा हमने नेपाल में देखा कि हुकूमत का तख्ता इन अ वे जेनज़ी ने उलट दिया, वहाँ भी वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और हमें ऐसे लगा जैसे बांग्लादेश का एक्शन रिप्ले हो रहा है। सेठ साहब, जनूबी एशिया में क्या ये इनकलाब है? इसको इनकलाब कहा जा सकता है? नेपाल में क्या हुआ? पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या थे? कौन सी फोर्सेस हैं जो इस नौइयत की चेंजेस का सबब बनी? देखिए, अब 3-4 मिनट के अंदर कितनी लंबी बात तो हो नहीं सकती। नेपाल के अंदर हुआ ये है कि वहाँ पहले एक मोनार्की थी और पंचायती सिस्टम था काफ़ी अरसे तक। फिर 90 की दिहाई के बाद जमहूरी स्टरिंग शुरू हुई, डिमांड शुरू हुए और इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और द कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, ये दो उनकी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में, और एक उनकी सेंटर राइट की पार्टी कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस। तो ये 3 जो थी यही इलेक्शन लड़ती रही और जो हुकूमतें बनती रही हैं वो लेफ्ट की हुकूमतें बनती रही। अच्छा, जब से ये लेफ्ट की हुकूमतें बनती रही है पिछले 8-10 साल से, तो एक ही साहब से एक ही पार्टी थी जो कि कोalition बना के, तो दैट वाज दी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। अच्छा, अभी हाल ही में तब्दीली ये आई कि इनका जो रुख है, जो टिल्ट है, वो इंडिया से हट के चाइना की तरफ, जैसे सब जा रहे हैं चाइना की तरफ, तो बिकॉज चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो इनको भी साथ लेके चलना चाह रहा है और चाइना ने इनको लोन शोज भी दिए हैं, इनकी हेल्प भी कर रहे हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आइडियोलॉजिकली भी बड़े करीब थे इसके। तो मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना, ये चेंज हो रही है और ये इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जो है ना वो एक जगह पे आ गई। हर बंदा जहां भी बैठा हुआ है ना, इंटरनेट की वजह से उसको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो जब श्रीलंका के अंदर स्टूडेंट्स रिवोल्ट करते हैं तो सब जगह पे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स रिवोल्ट करते हैं या मिडिल क्लास करती है, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ भी उसी किस्म की सिचुएशन थी कि यंग पीपल, अब यंग पीपल जो है हाल ही में, हालांकि जब से जमहूरियत आई थी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी आई है नेपाल के अंदर, तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है कंपेयर टू दी ओल्ड मोनार्की डेज। मगर इसके बावजूद कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर जो है वो नेपाल के यंग लोग जो है वो कभी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई 5 लाख के करीब तो ये वहां से पॉपुलेशन जो है बाहर जा रही है और वहां से भी पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से उस रिमिटेंसेस की वजह से नेपाल चल रहा है। तो जो लोग रह जाते हैं, दे आर, बड़ी उनकी तकलीफ है, दे आर एंग्री एंड यंग पीपल और दे आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज दैट दे थिंक दे नीड। और जो हुकूमतें हैं दे आर इनएफिशिएंट, करप्ट। अब करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये इश्यू बना, इंडोनेशिया में भी यही इश्यू बना कि जी एलीट जो है कैप्चर, एलीट कैप्चर है। उधर बांग्लादेश में भी यही हुआ। अब यहाँ भी यही इश्यूज बनने शुरू हो गए, एलीट कैप्चर। अब यहाँ जो अमीर लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, हर किस्म की हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाता है और सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है बात। अब ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये और भी जगह पे आपको ऐसे सीन नजर आएंगे। तो इसलिए ये जो गुस्सा है ना, ये अब इरप्ट कर रहा है और ये इरप्शन जो है ये आपने देख लिया 3-4 मुल्कों में, हर जगह पे हो रही है। ये जो सारा, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क की आप बात करते हैं, वहाँ 70% जो ज्यूज है दे सपोर्ट, देयर एंटी व्हाट इजराइल इज डूइंग इन पैलेस्टाइन। और यंग जनरेशंस, तो यंग जनरेशंस जो हैं वो अब इंटरनेट के जरिए दे आर कमिंग टुगेदर एवरीवेयर एंड मेकिंग द सेम डिमांड्स। और वो जो पुरानी चीजें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो पहले तो पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है, अब सबको पता चलता है क्या हो रहा है। आपको अपना पावर के बारे में भी एक परसेप्शन आ जाती है कि हम कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, हम इकट्ठे हो जाए। तो ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप जब एक जगह पे प्रोटेस्ट देखते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं हम भी कर सकते हैं, हम भी करें। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो एक कहीं कुछ होता है तो उसका इफेक्ट जो है किसी और जगह पे होता है, अगर सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके नताइज क्या है। तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू बी, दिस इंटरनेट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग।
पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, नेगेटिव इसलिए कि फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है आप रियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहां ऑपरेशन हो रही है या नाजायज फायदे उठाए जा रहे हैं उनको भी आप अटैक कर सकते हैं, और ये फ्री फॉर ऑल है एक किस्म का। तो आई थिंक ये जो शुरू वहां इसलिए हुआ कि जी उन्होंने 25-30 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको बैन कर दिया। अब ये बेवकूफ़ी की, अब उनको बैन किया तो जाहिर है अब इंटरनेट जो है ना, इसके एक तो नुकसान ये है कि गाली गलौच भी चलती है, ट्रोलिंग भी होती है, एलिगेशंस भी लगती हैं, ज्यादती भी होती है। दूसरा पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी थिंकिंग बेहतर हो जाती है या ज़्यादा वसी हो जाती है। मगर एक और डायमेंशन है इसका कि ये इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट है ये। अभी आप टिकटॉक के ऊपर आप बैठे, अभी पाकिस्तान के अंदर देहातों में चले जाएं, वहां टिकटॉक के ऊपर वो रील्स बना रहे हैं और लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये एक, और जो एप्लीकेशंस बन गई हैं इसके ऊपर, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, और इतना आसान हो गया ऐप्स को इस्तेमाल करना। तो इसलिए इंटरनेट के बगैर तो अब जिंदगी नहीं रही। और ये जो लोग कहते हैं जी कि पोर्नोग्राफी देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये करते हैं, अरे यार इट्स मच मोर देन दैट। तो अब मुस्तकबिल क्या है नेपाल का? बादशाहत वहां वापस आएगी, हिंदुइज्म का गलबा कहा जा रहा होगा, और साथ ही भारत कितना मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये सब तब्दीलियां भारत के बॉर्डर पे हो रही हैं, जिन जिन ममालिक में तब्दीलियां आ रही हैं। भारत बड़ा परेशान है। जब ये नेपाल की हुकूमत ने चाइना की तरफ टिल्ट किया तो भारत बड़ा गुस्सा था, मगर वहां भी एंटी भारत, जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटी भारत सेंटिमेंट है, नेपाल के अंदर भी बड़ा एंटी भारत सेंटिमेंट है। बिकॉज जहां भी ये भारत जाता है वहां बिग ब्रदर, बड़े भाई बनने की कोशिश करता है और बुली करता है, तो वो रिएक्शन होता है उसका। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में, नेपाल में हो रहा है रिएक्शन, एंड सो ऑन। तो अब इशू यही है कि अब वहां होगा क्या? वहां यही होगा कि अब दे विल हैव टू बी न्यू इलेक्शंस, और एक नई हुकूमत आनी पड़ेगी, और तो वहां कोई चारा नहीं है। That's it. मैसेज साहब, ये तो आपने बता दिया कि अरब ममालिक या इस्लामिक दुनिया कैसे इस पर रिएक्ट करेगी मुमकिन तौर पर, लेकिन हमास के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे जिनमें अब एक बार फिर तात्तुल आ गया, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? गाजा का क्या होगा? देखिए, गाजा को तो इजराइल लगा हुआ है उनको खाली करने में, और अमेरिका बिल्कुल उनके साथ है, जो मर्जी ऊपर से गए अंदर से साथ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस का क्या होगा? फौरी तौर पे तो नेगोशिएशंस खत्म हो गए, ना ही होंगे, क्योंकि अब नेगोशिएटर को भी पता चल गया है कि ये जो पहला जो प्लान आया था वो भी इजराइल ने बना के दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, जो उसने आगे कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हेल्प की है टू नॉक आउट द नेगोशिएटर्स। अगर नेगोशिएशन, ये जो रूल है, अगर इसको आप तोड़ देंगे तो फिर आगे क्या होगा? ये तो आपको याद है कि जब भी जंग होती थी और नेगोशिएशंस होने होते थे, तो पुराने जमाने में वो घोड़े पे आते थे व्हाइट फ्लैग लेके जी। फिर वो व्हाइट फ्लैग वाला जो आता था पैगाम देता था और वो चला जाता था, उसको कोई नहीं हाथ ना। तो नेगोशिएशन, या उनकी पूरा फर्द आता था, वो आके बैठते थे, बात करते थे, फिर वो चले जाते थे, वो सेफ पैसेज होती। यहाँ तो ये रूल जो है, एलिमेंट्री रूल है, जो वॉर का रूल है जी, तो वही तोड़ दिया उन्होंने। नथिंग इज सेक्रेट। इसराइल के लिए तो कुछ भी सेक्रेट नहीं है। तो इसलिए आई थिंक अब नेगोशिएशंस, आई डोंट सी एनी नेगोशिएशंस, सर्टनली नॉट फॉर द टाइम भी। अगर नेगोशिएशंस करने हैं तो ये बाकी मुल्क जो हैं ये बैठ के कर ले, मगर हमास और हिजबुल्लाह जहां भी जाएंगे, इजराइल विल बी टारगेटिंग देम। और अब तो उनको और भी ख्याल करना पड़ेगा कि वे दे आर सेफ एंड वे दे आर नॉट सेफ। उन्होंने, आपने देखा है किस किस तरीके के साथ इजराइल ने एलिमिनेशन की है। पहले तो वो होम्स के अंदर बॉम्ब डाल दिए थे, उसके जरिए किया, फिर ये अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। सो यू नो दी इजराइलीज विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग टू डेसिमेट द लीडरशिप। और बहुत हद तक आपने देखा ईरान के साथ कैसे किया था, कि उनके कमांडर्स को एलिमिनेट किया, फिर उनके अंदर आके वहां से लोगों को एलिमिनेट कर दिया, उनके आर्मी के टॉप कमांडर्स को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनकी एक पॉलिसी है, दे विल कंटिन्यू विद इट, और उनको ग्रीन लाइट मिली हुई है फ्रॉम अमेरिका जी। और इसमें उनको कोई नो गो एरिया नहीं लगता, जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, उसके अलावा इस्माइल हनिया को किया। ऐसे लगता है कि इसराइल इस वक्त बदमस्त हाथी है, तो क्या वो तुर्की पे भी अटैक कर सकता है हमास लीडरशिप के पीछे जाते? देखिए, तुर्की के ऊपर जिस तरीके के साथ कतर के साथ किया है, या वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टर्की जो है, दो उसके रीजन है। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हैज अ फैंटास्टिक एयर फोर्स एंड डिफेंस सिस्टम्स एंड एग्रेसिव सिस्टम्स। तो अगर कोशिश की कि जहाज आए और यही काम करें, तो टर्की के भी जहाज उड़ के डॉग फाइट्स होंगी। टर्की विल नॉट अलाउ दिस, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि टर्की के जो असासे हैं इन सीरिया, उनके ऊपर ये अटैक करेगा।
टर्की को सबक सिखाने के लिए। अगर टर्की जो है वो होस्ट करता है हमास को या हिजबुल्लाह को, या कोई आगे वहां जाके पनाह देता है किसी को, तो दे विल डू दैट। मगर ये इनको तो पनाह रूस में भी मिल सकती है ना, हमास के लीडर्स को। बट आई थिंक हमास की लीडरशिप जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो दूर दराज जाके बैठे। दलेर लोग हैं, उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, और वो तो जहाँ है जंग है जहाँ वही रहेंगे, और वो हर इंच के लिए लड़ेंगे। वो नहीं रुकेंगे। दैट्स गोइंग टू हैपन। सो आई थिंक नेगोशिएशंस जहाँ तक है, आई थिंक फौरी तौर पे तो ऑब्वियसली अगर नेगोशिएटर्स को ही वो टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो नेगोशिएशन कहाँ होगी? अगर नेगोशिएशन भी होगी तो वो मुल्कों के दरमियान में होगी। वो ये इब्राहिम अकॉर्ड्स और टर्म्स क्या होंगी, और ये होगा और वो होगा। मगर अरब वर्ल्ड के अंदर भी, और विद मार्ज 1 और 2 एक्सेप्शंस, अरब वर्ल्ड के अंदर भी इत्तेफाक है कि जी ये फ़लस्तीन का जो मसला है, इसमें हमास और हिजबुल्लाह इनको फारग किया जाए। जैसे आपने देखा सीरिया के अंदर उन्होंने सारे जो ग्रुप्स थे उनको फारग कर दिया, और जो एक आध रह गया था उसको को-ऑप्ट करके प्रेसिडेंसी में बिठा दिया, और अमेरिका पहुंच गया वहाँ। अच्छा, सालिस का किरदार कतर अमेरिका के कहने पर अदा करा था, लेकिन अब इस तरह के हमले के बाद से कतर को भी ज़ाहिर है अपनी प्रेस्टीज का, अपनी सिक्योरिटी का खदशा लाहक हो गया। दीगर अरब ममालिक भी अमेरिका से मुतालिक, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतालिक इस ब्लफ के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे? क्या बदलेंगे? क्या बदल सकते हैं? दे आर सो इंडेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अगर ये मुल्क जो है जमहूरी रियासतें होती जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, तो फिर तो और बात, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? तो आई डोंट थिंक इनकी कोई खास फायदा फर्क होगा। बातें होंगी कि जी हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, फलाना एयरबेस जो है उसकी टर्म्स को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। नथिंग। अमेरिका हैज गॉट देम फ्रॉम हियर। इनके सारे पैसे अमेरिका में इन्वेस्टेड हैं, इनके हथियार सारे अमेरिकन है, ऊपर आके अमेरिकन बैठे हुए हैं। टू लेट। तो सेठ साहब, फिर पीस टॉक्स या सालिस का किरदार मुस्तकबिल में आपके ख्याल में कौन अदा कर सकता है? किस मुल्क में बातचीत हो सकती है? क्योंकि अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी मुज़ाकरात दोहा में ही होते रहे, कतर ही होस्ट करता रहा, लेकिन अगर कतर ख़त्म तो फिर कहाँ? हाँ, अब कतर का ख्याल था कि वो इस किस्म की एक जगह बना सकता है जाके वहाँ न्यूट्रलिटी हो, मगर ये अब मेरा ख्याल है as far as the Palestine question is concerned, Qatar will not be hosting any further talks like this. मुश्किल है। अब तो they can't trust America at all. अब तो वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ और सोचते हैं। ये सोचेंगे क्या? ये रूस और चाइना के पास जाएंगे, जैसे इंडिया भागा है रूस और चाइना के पास, अब ये भी रूस और चाइना के पास जाएंगे। अमेरिका की कोशिश थी कि इनको आइसोलेट किया जाए चाइना को, वो तो उल्टा हो रहा है। जिस किस्म की हरकतें अमेरिका कर रहा है और बिहाफ ऑफ इजराइल, तो वो तो सारे भाग रहे हैं चाइना और रशिया के पास। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। पाकिस्तान की अपनी पोजीशन बड़ी खतरनाक है, वो भी इस वक्त चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। इसी को चलाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा मामला जिसके बहुत से सिरे हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या हो सकता है इस सारे मामले का, ये एनालिसिस से आपने जाना।